इसके पहले के पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कहानी की शुरुआत में केंजी अभी भी वही मांगा पढ़ रहा होता है और हम लोग दूसरी जगह पर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो किसी चीज़ को देख के एकदम से डर गए थे। तभी वहाँ पर वही पुलिस वाला आ जाता है जिसने केंजी से इंटरव्यू लिया था और वो आकर के पूछता है यह क्या हुआ है। और वो दूसरे पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। तो वो लोग उसे उस लाश के पास से जो कार्ड मिले थे वो भी बताते हैं। कार्ड को देख कर के स्मिथ समझ जाता है कि ये सही नहीं हुआ, अब बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। क्योंकि ये लाश उस रेलवे प्रेसिडेंट की थी जो लापता हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्मिथ और एक और इंसान दोनों आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। वो दूसरा इंसान कहता है कि उनकी लाश मिल तो गई है लेकिन उनकी लाश पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। यह एक मर्डर लगता है, पर इसे सुसाइड भी कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें उस ट्रैक पे चलते हुए देखा गया था। हो सकता है काम के ज़्यादा प्रेशर में आकर के उन्होंने सुसाइड कर ली हो। वैसे भी उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से कई सारे लोगों ने विद्रोह भी करा था कि तभी एक आदमी उनकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि हमें एक आई विटनेस मिल चुका है। और वो लोग तुरंत उस आई विटनेस को देखने के लिए जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये वही आई विटनेस है जिसने केविन की मदद करी थी उसके दोस्त की लाश छुपाने में। उनसे कहता है कि मैंने दो इंसान को देखा था जो ऑयल ड्रम्स के कैन लेकर के जा रहे थे। तब स्मिथ का साथी बताता है कि प्रेसिडेंट की बॉडी पे भी ऑयल लगा हुआ था। तो वो पूछता है कि दूसरा इंसान कौन था। तब वो कहता है कि उस समय अंधेरा था, मैंने उसकी शक्ल तो ढंग से नहीं देखी, पर मैं उसका स्केच बनाने में थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। और वो लोग उसका स्केच बनाते हैं तो वो स्केच केविन का निकलता है, यानी कि ये बारटेंडर केविन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। स्मिथ इसकी फोटो को देख करके कहता है इसे बाहर टांग दो और इसके नीचे लिख दो मेन सस्पेक्ट। और उस बारटेंडर को भी कहता है कि अब तुम फ्री हो और तुम जा सकते हो। फिर हमें 3-4 बेड दिखाई दे जाते हैं जो कह रहे होते हैं एक डॉग को कि हे ईमानदार इंसान, अब तुम दया की प्रार्थना करो। वो डॉग कहता है कि प्लीज मुझ पे दया करो, मुझे कुछ नहीं पता। और वो बैट उस डॉग को इतना मारते हैं कि वो डॉग मर जाता है। वो बैट आपस में बात करते हैं कि अब हमें इसे ऐसे दिखाना होगा जैसे मानो कि इसे ट्रेन से टक्कर लगी है और ये एक सुसाइड है। हमें केविन न्यूज़पेपर और ये मांगा पढ़ते हुए दिखाई देता है। उसने अभी तक ये जो कुछ भी पढ़ा था उससे वो समझ गया था कि प्रेसिडेंट को इन इसी तरीके से मारा गया होगा। वो खुद से ही कहता है क्या सेंसे के पास कोई ताकत है? उन्होंने जो भी अभी तक लिखा है वो सारी की सारी चीजें सच हुई है। उनका क्या मतलब था जब उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि भाग जाओ। और केविन अपने दोस्त चार्ली को याद करते हुए उदास हो जाता है। कहता है कि इन सब के बीच में उस बेचारे की क्या गलती थी कि इतनी देर में ही उस घर पे एक पुलिस वाला आ जाता है और केविन समझ जाता है कि भाग जाओ का क्या मतलब था। केविन तुरंत बालकनी से छलांग मार के भाग जाता है। उस पुलिस वाले को एक बूढ़ी महिला समझा बुझा के वापस भेज देती है कि सब कुछ ठीक है। और उसके बाद केविन एक टैक्सी के अंदर बैठता है और टैक्सी वाला पूछता है कि सर कहाँ पे जाना है। तब केविन उस मांगा को पढ़ता है और उसके अंदर बिल्कुल सेम तरीके से एक बैड टैक्सी पकड़ता है और बोलता है कि मुझे इंटरसेक्शन के फोर्स ब्लॉक के अंदर जाना है। तो केविन भी वही के लिए निकल जाता है। और उस जगह पे पहुंचने के बाद जब दोबारा मांगा पड़ता है तब मांगा के अंदर वो बैठ कह रहा होता है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो वुल्फ रहता है। तब केविन सोचता है कि वुल्फ से क्या मतलब है। किसी उतनी ही देर में उसे कोई बिल्डिंग से आता हुआ दिखाई देता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि ये तो वही इंसान है उस रात जब चार्ली का मर्डर हुआ था तब वो वहाँ मौजूद था। इसने तो मुझे उस रेलवे ट्रैक पे चार्ली की लाश फेंकने के लिए कहा था। ये है कौन? केविन को उसका नाम याद आ जाता है कि केरेसू। ये फिर वो बैट दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के अंदर चला गया था और कह रहा था कि यही वो जगह है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। वही रियल वर्ल्ड के अंदर केकेरेसू केविन को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम इतनी सी जगह पे नहीं छुप सकते। केविन भागने की कोशिश करता है पर केकेरेसू के आदमी उसे पहले ही पकड़ लेते हैं। केकेरेसू उसे बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम काफी जल्दी आ गए मेरे एक्सपेक्टेशन से। फिर वो केविन से पूछता है कि क्या तुम बिल्कुल वैसे ही आए हो जैसे मांगा में था और क्या मैं मांगा में अब तक आ चुका हूँ। केविन हैरान हो जाता है कि इसे मांगा के बारे में कैसे पता। केविन किकरेसू के साथ जा रहा था तभी रास्ते में दो लोग उन दोनों को दिखाई देता है और किकरेसू उन्हें गुड इवनिंग कहता है। तब किकरेसू केविन को कहता है कि ये हमारे हेयर सैलून के मेंबर्स थे। तब केविन कंफ्यूज हो जाता है कि हेयर सैलून से उसका क्या मतलब है। फिर किकरेसू केविन को अपने बारे में बताता है कि वो जीएच के पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से ही है। तब केविन कहता है कि कोई इंसान जीएचक्यू और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से साथ में ही क्यों लड़ेगा। तब केकेरेसो कहता है क्योंकि यहाँ पर सैलून है
और जब वो गेट खोल के केविन को अंदर का नज़ारा दिखाता है, तब केविन देख के हैरान हो जाता है। कमरे में एक टेबल पे बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसा कि केविन ने मांगा के अंदर पड़ा था। तब केविन समझ जाता है कि सभी लोग इस गोल्ड बार के पीछे है। केविन किचरेसू से पूछता है कि ये कहाँ से आया। तब किचरेसू कहता है कि ये जापान से और बाकी दूसरी एशियन कंट्रीज से वॉर फंड के नाम पे आए थे। फिर केविन कहता है कि तुम इसे मुझे दिखा के क्या साबित करना चाहते हो। फिर किकरेसू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हमारे लिए एक अच्छा कारण रहोगे, ये बताने के लिए कि हमें इसे आगे कहाँ रखना चाहिए। तुम डिसाइड कर लो कि हमें इसे क्यों और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तब केविन कहता है कि मैं ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देना सही नहीं समझता। एकदम से किकरेसू कहता है, व्हाइट या ब्लैक, तुम कौन से वाले के साथ में हो, तुम जिसे चुनोगे ये उसी के ऊपर है। तब केविन कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। किकरेसू कहता है, उसने हमें गलत जवाब दिया था, इसलिए हम लोगों ने सिमुयामा को इसे पाने नहीं दिया। तब केविन मन में ही कहता है कि सिमुयामा, चार्ली वो तुम थे, तुमने मुझे ऐसी चीज करने के लिए क्यों ही कहा। कि तभी किकरेसू कहता है कि हमें बताओ व्हाइट और ब्लैक की लड़ाई में कौन जीता था। तब केविन कहता है, ये तो ऑब्वियस है, अच्छाई की जीत हुई और व्हाइट वाला ही जीता था, तुम लोग अंत में हार गए थे। फिर किकरेसू कहता है, तुम तो यूजलेस हो, तुम्हें मिटाका में मारना चाहिए या फुजिको में, अभी के लिए तो इसे फैक्ट्री में लेकर के चले जाओ। किकरेसू के आदमी केविन को पकड़ने लगते हैं कि इतने में ही वहां पर कोई आ जाता है और केविन को उनसे छुड़ा लेता है। और वो केविन को कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी, और कहता है, सॉरी मिस्टर किकरेसू, पर अभी मुझे इन्हें लेकर के जाना पड़ेगा, ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और किकरेसू कहता है कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। और वो केविन को उनसे छुड़ा करके लेकर के चला जाता है। केविन लिफ्ट में उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता है और कहता है कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, आपका नाम क्या है सर। तब वो उसे अपना नाम बताता है, उसका नाम सिरासू था। और वो केविन से कहता है कि तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद के दम पे जीना सीखना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जितनी ज़्यादा तेज़ी से हो सके उतनी ज़्यादा तेज़ी से भागो, कहीं पे भी बस यहाँ से भाग जाओ। और केविन भी ऐसा ही करता है और केविन पूरी जान लगा करके भागना शुरू कर देता है। केविन भाग करके सीधा उसी बिली बैट के साइन के पास आ जाता है, जहाँ पर पहले से एक लड़की बैठी हुई थी जो रो रही थी। ये वही लड़की थी जो केविन को पहली बार इस सिंबल के पास लेकर के आई थी। उसके चेहरे पे चोट थी तो केविन पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब वो लड़की कहती है कि मैं जो काम करती हूँ उसमें ये सब कुछ होना आम बात है। तब केविन समझ जाता है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है। पर केविन और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा करके खूब देर तक रोते रहते हैं। और इसी के साथ इस पूरी मांगा की सबसे बड़ी वॉल्यूम 1 खत्म होती है। इसके बाद के पार्ट्स को मैं एक शॉर्ट में कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो में इसे कवर करूंगा तो वीडियो बैंड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और अडल्ट कंटेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।